नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है और हर एक प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस पर हम विस्तारपूर्वक डिस्कस भी करने वाले हैं सभी प्रश्नों पर। और आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है कि इनमें से पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ एक शहर नहीं है। ठीक है, इनमें से पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ एक शहर नहीं है, वो कौन सा है? तो कोटद्वार है। कौन सा शहर है? कोटद्वार। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार का जो पुराना नाम है वो क्या है? मोर ध्वज। मोर ध्वज किसको कहा जाता है? तो कोटद्वार को कहा जाता है। और कोटद्वार कोह, कौन सी? कोह नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार को 1901 में नगर का दर्जा दिया गया। ठीक है, कोटद्वार को कब नगर का दर्जा मिलता है? तो 1901 में कोटद्वार को नगर का दर्जा प्राप्त होता है। 1909 में कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया और 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार नगर निगम 2017 में बनता है। नगर निगम कब बना कोटद्वार? तो 2017 में कोटद्वार नगर निगम बनता है। गढ़वाल का ग्राष्टीगंज कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है। सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार के अंदर है। जोसफ कैथेड्रल चर्च कोटद्वार में है और बुद्धा पार्क कोटद्वार में स्थित है। तो ये कोटद्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिस पर हमने डिस्कस किया है और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? तो ये किस मेले की विशेषता है? तो जाख मेले की ये विशेषता है। जाख मेला कहाँ पर है? तो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग के अंदर जाख मेला लगता है। सोमनाथ मेले की बात करें तो बैसाख के अंतिम रविवार को ये मेला लगता है। पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। रानीखेत के पास अल्मोड़ा में ये सोमनाथ मेला लगता है। इसके अलावा जो रणभूत कौतिक मेला है, ये विभिन्न युद्धों पर आधारित मेला है। मरे लोगों की याद में ये मेला लगता है और यहाँ पर भ्रूत नृत्य किया जाता है इस मेले में। और रणकौतिक मेला टिहरी में लगता है। नोठा मेला जो कि पाषाण युद्ध पर आधारित मेला है। लठमार मेला भी इसी को कहा जाता है और हिमालय महोत्सव के नाम से भी नोठा मेला को जाना जाता है। आदि बद्री चमोली में ये नोठा मेला लगता है। तो ये मेले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिस पर हमने डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, वन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र लगभग कितना है? वो भी हेक्टेयर में बताना है। तो जो हेक्टेयर में रहने वाला है 0.357 हेक्टेयर है उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र के आंकड़े जो हैं हेक्टेयर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख में अशोक का कौन सा शिलालेख है? ठीक है, जो कालसी शिलालेख है उसमें अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो अशोक का 13वां शिलालेख स्थित है। कालसी शिलालेख की बात करें तो इसकी खोज जो करते हैं मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की जाती है और कब? 1860 में कालसी शिलालेख की खोज की जाती है। यह अशोककालीन शिलालेख है जो कि 257 ईसा पूर्व, ठीक है, कितना पुराना है? 257 ईसा पूर्व शिलालेख है। यह लेख पाली भाषा में लिखा गया है। इस लेख में अशोक ने घोषणा की, मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुणिन शब्द व इस क्षेत्र के अपरांत कहा गया है। यानी यहाँ के जो लोग निवासी होते थे उनको पुणिंद कहा गया है और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। यह लेख यमुना व टोंस नदी के संगम पर है। किस नदी के संगम पर है? तो यमुना टोंस नदी के संगम पर कालसी अभिलेख स्थित है। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर है। क्या है? कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर है। वह कलकूट था। कलकूट कुलिंदों की राजधानी थी। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का
प्रयोग किया गया है। कालसी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भाषा पूछेगा तो पाली भाषा का यूज़ किया गया है। और कितना पुराना है? तो 257 ईसा पूर्व पुराना है। खोज कौन करते हैं? तो मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में कालसी शिलालेख की खोज की जाती है। और कालसी शिलालेख अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो 13वां शिलालेख है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं हमें कालसी शिलालेख से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, रंगीलो बैराट कौन सा? रंगीलो बैराट किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो रंगीलो बैराट जो स्थित है चौखुटिया में स्थित है। और चौखुटिया की बात करें तो चौखुटिया रामगंगा नदी के तट पर है और जो कि अल्मोड़ा में, और ये चौखुटिया अल्मोड़ा की एक तहसील भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लैंसडाउन छावनी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बचाने के उद्देश्य से निम्न में से किस संस्था को स्थापित किया गया था? तो जो संस्था स्थापित किया गया, अमन सभा। कब अमन सभा की स्थापना कब होती है? तो नवंबर 1930 में लगभग अमन सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर छावनियों की बात करें तो उत्तराखंड में कितनी छावनियाँ देखने को मिलती हैं? तो 9 छावनियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें कि देहरादून छावनी जिसकी स्थापना नवंबर 1814 में हुई। उसके बाद अल्मोड़ा छावनी जिसकी स्थापना अप्रैल 1815 में होती है। फिर उसके बाद लंडोर छावनी जिसकी स्थापना 1836 में की जाती है। उसके बाद नैनीताल छावनी आती है जिसकी स्थापना 1841 में। और फिर रुड़की छावनी जिसकी स्थापना 1853 में होती है। फिर उसके बाद चकराता छावनी जो 1856 में बनी और पूर्ण जो होती है वो 1869 में पूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद रानीखेत छावनी आती है जो 1871 में छावनी परिषद बनी और 1948 में कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय बना। फिर उसके बाद लैंसडाउन छावनी जो कि 5 मई 1887 को लैंसडाउन छावनी की स्थापना होती है। 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवेरिंग ने छावनी बसाई और यहाँ गढ़वाल राइफल का मुख्यालय बनाया। कहाँ पर? लैंसडाउन छावनी में। फिर आता है क्लेमेंट टाउन छावनी जो कि 1936 से 41 के लगभग आसपास में ये छावनी बनी। तो ये 9 छावनियाँ थीं और कब कब इनकी स्थापना हुई और कहाँ पर ये छावनियाँ बनी उन सभी पर हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन था कि लैंसडाउन छावनी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बचाने के उद्देश्य से निम्न में से किस संस्था को स्थापित किया गया था? तो अमन सभा को स्थापित किया गया जिसकी स्थापना नवंबर 1930 में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, चमोली व तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है भाई। तो कौन सा है चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा? तो किंगरी मिंगरी दर्रा है जो चमोली और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। दारमा और नवईधोरा दर्रा, उसके बाद कौन सा है? लातूधुंगा और टिलपास दर्रा। इन पर हम एक एक विस्तार पूर्वक बात करें तो चमोली व तिब्बत के बीच जो प्रमुख दर्रे हैं, नीति, किंगरी बिंगरी, माड़ा या डुंगरीला, उसके अलावा बालचा, सलसल, कोई, चोरहोती और लमलंग व घाटर लिया, ये सभी किसके मध्य में स्थित हैं? तो चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के अगर दर्रों की बात करें तो लातूधुरा, टोपीधुंगा, मारचौक, बाराहोती, ये चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अगर बात करें तो टेलपास दर्रा के मध्य में स्थित है। तो ये दर्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बेल ये सम्मिलित नहीं है। तो जो इसमें से थोड़ा सा जो याद रखना है वो याद क्या रखना है कि भेल की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है? हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, तो स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी जो भेल है वो हमारा कहाँ है? हरिद्वार में है। और IIM की बात करें तो काशीपुर में है। और CJH की बात करें तो नैनीताल में है। और लवासना की बात करें तो ये मसूरी के अंदर स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? काशीपुर में है, जो कि 13वां IIM है ये, और अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, कब स्थापना की गई? अप्रैल 2011 में। ठीक है, अगर भेल की बात करेगा तो कहाँ है ये? हरिद्वार में है। ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, राज्य में
ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो रूढ़ी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, श्रीदेव सुमन के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? किनके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो श्रीदेव सुमन के द्वारा जो नारा दिया गया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, ये किसने दिया? तो श्रीदेव सुमन ने दिया। हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये किसका नारा था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का नारा था। मारो गोली और काट लो हमारा मायका, ये किसका नारा था? तो ये गौरा देवी का नारा था। किनका था? गौरा देवी का। श्रीदेव सुमन की बात करें तो इनका जन्म जो होता है 25 मई। जन्म कब हुआ? 25 मई 1916 को इनका जन्म होता है। कहाँ? टिहरी में होता है। बचपन का इनका नाम जो होता है श्रीदत्त होता है। 1930 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जिसमें 15 दिन कारावास इनको होता है, 15 दिन का। गणदेश सेवा संघ जो कि 1938 में दिल्ली में बनाई गई, और गणदेश सेवा संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था, पृथक राज्य मांग के लिए इस संघ की स्थापना की गई। तो इसमें एक अहम भूमिका किनकी थी? तो श्रीदेव सुमन की भूमिका थी। ठीक है, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1938 में। और कहाँ पर होती है? दिल्ली के अंदर होती है। इनके प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई। 21 फरवरी 1944 इन पर राजद्रोह का मुकदमा होता है, और 3 मई 1944 को इनके द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाता है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या हो जाती है? श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की स्थापना कब हुई? किसकी? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की स्थापना कब होती है? तो जो इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है इस संघ की 2001 में स्थापना देखने को मिलती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो हरिद्वार के अंदर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई। 15 मई 2001 को लोक सेवा आयोग नए संगठन के रूप में शुरू हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनपी नवानी। कौन थे पहले अध्यक्ष? एनपी नवानी थे। और जिनका कार्यकाल कितने मंथ का था? तो 4 मंथ का इनका कार्यकाल था। उत्तराखंड महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुधा रानी पांडे थी। कौन थी? सुधा रानी पांडे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो हरिद्वार में है। जिसकी स्थापना कब हुई? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? तो जो सर्वाधिक जहाँ पर वर्षा में देखने को मिलती है वो बाह्य हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तराई भाबर क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। तराई क्षेत्र में दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। राज्य के पौड़ी व नैनीताल जिले के दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। दलदली मिट्टी होने के कारण यहाँ धान व गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वर्षा हमें देखने को मिलता है, तो जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बाह्य हिमालय क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, चंद्र सिंह गढ़वाली और महात्मा गांधी की भेंट सबसे पहले कहाँ हुई थी? किन किन की? चंद्र सिंह गढ़वाली और महात्मा गांधी की भेंट कहाँ पर होती है? तो इनकी जो भेंट हमें देखने को मिलती है वो बागेश्वर में देखने को मिलती है। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर है। और उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? तो बागेश्वर को कहा जाता है। और बागेश्वर को बागनाथ व बागेश्वर भी कहा जाता है। बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है वो अग्नितीर्थ है। 1968 में, कब? 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। और बागेश्वर का जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना है? 4.18% है। और लिंगानुपात की बात करेंगे
तो 1090 है। बागेश्वर का लिंगानुपात है। और तहसील कितने हैं, तो 6 बागेश्वर के अंदर तहसील हैं। और विकासखंड कितने हैं, तो 3 विकासखंड बागेश्वर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये भी थोड़े बहुत पॉइंट हमें याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। तो वो ताल कौन सा है जहाँ पर जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं, तो वो तड़ाग ताल है। और तड़ाग ताल कहाँ है, तो अल्मोड़ा में स्थित है तड़ाग ताल। भीमताल की बात करें तो कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो वो भीमताल है। और जिसका आकार कैसा है, त्रिभुजा आकार है। नौकुचिया ताल की बात करें तो नौकुचिया ताल कुमायूं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। और कितनी गहराई इसकी, तो 40 मीटर इसकी गहराई है। और जिसकी कितनी भुजाएं हैं, तो 9 भुजाकार ये ताल है। कौन सा, नौकुचिया ताल। द्रोण ताल की बात करें तो द्रोणाचार्य से संबंधित ये ताल है। और ये काशीपुर उधमसिंह नगर में द्रोणताल स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो शीत जल मत्स्य संस्थान कहाँ है, तो शीत जल मत्स्य संस्थान नैनीताल में है, सही है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान ये कहाँ है, तो ये हमारा है रुद्रपुर उधमसिंह नगर में है। तो यही हमारा क्या हो गया, जो सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है, हमारा चमोली में है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, हमारा उत्तरकाशी में। इसमें जो आंसर होगा हमारा, वो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ है, ये रुद्रपुर उधमसिंह नगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है। तो अल्मोड़ा जिले का जो लिंगानुपात है वो 1139 है। कितना है, 1139 अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 6 विधानसभा क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। तहसील 12 देखने को मिलेंगे। विकासखंड 11 हैं। और अल्मोड़ा का जनघनत्व कितना है, तो 198 अल्मोड़ा का जनघनत्व है। तो ये भी बात हमें याद रखना है इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, गौमुख की नदियों के संगम पर स्थित है। तो गौमुख जो स्थित है, भागीरथी हुए आकाशगंगा नदी के संगम पर स्थित है। किसके, भागीरथी हुए आकाशगंगा नदी के संगम पर गौमुख स्थित है। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर क्या स्थित है, तो केशव प्रयाग स्थित है। और केशव प्रयाग कहाँ है, तो माड़ा चमोली में केशव प्रयाग है। अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर क्या स्थित है, तो बद्रीनाथ स्थित है। और बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में। और भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर क्या स्थित है, तो गंगोत्री स्थित है। और जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो गौमुख की नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी हुए आकाशगंगा नदी के संगम पर गौमुख स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था का संबंध कुली बेगार प्रथा से नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी संस्था का संबंध कुली बेगार प्रथा से नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो रणवीर सेना का जो संबंध है वो कुली बेगार प्रथा से नहीं है। खच्चर सेना की बात करें तो खच्चर सेना की स्थापना कब होती है, 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा, ट्रेल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनके अलावा जो भी हमें बात करना है, जैसे कि 1908 में जोर सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की। और कुली एजेंसी का नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया। 1913 में, 1913 तक, कब तक, 1913 तक गढ़वाल में टोटल 10 कुली एजेंसी थी। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी संस्था का संबंध कुली बेगार प्रथा से नहीं है, तो रणवीर सेना का जो संबंध है वो कुली बेगार प्रथा से नहीं है। तो ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें से देखो, जो झिलमिल रिजर्व है ये कहाँ है, हरिद्वार में है। आसन रिजर्व ये हमारा देहरादून में है। नैना देवी ये रिजर्व ये कहाँ है, हमारा नैनीताल में है। पावरगढ़ रिजर्व कहाँ पर है, हमारा पिथौरागढ़ में नहीं है, ये भी कहाँ है, नैनीताल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, पावरगढ़ रिजर्व, जो कि कहाँ है, नैनीताल में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
किस टिहरी नरेश के द्वारा सर्वाधिक सड़कों का निर्माण करवाया गया था? किस टिहरी नरेश के द्वारा सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण कराया गया था? तो नरेंद्र शाह के द्वारा सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण कराया गया था। सुदर्शन शाह की बात करें तो इनका जो कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा 1815 से लेकर 1859 तक सुदर्शन शाह का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी इन्होंने बनाई और यह 1804 से 1814 तक ये कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में रहे थे। सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी कवि था, इसलिए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कलाविदों का शिरोमणि किनको कहा जाता है? तो सुदर्शन शाह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में घटित होने वाली सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, वो कौन सी आपदा है? तो वो भूस्खलन है। कौन सी आपदा है? तो भूस्खलन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है वो क्या है? तो भूस्खलन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित एक प्रकार नट नृत्य नहीं है? तो कौन सा नृत्य है इसमें? तो लंगवीर नृत्य है, जो कि एक नट नृत्य क्या है? एक नट नृत्य है। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित एक प्रकार नट नृत्य है, तो कौन सा है? तो लंग वीर नृत्य है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।